नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट दीपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सभी प्रकार की विधिक सेवाएं, विधिक सलाहें एवं लीगल अपडेट्स से आप लोगों को सूचित करते रहते हैं। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपके लिए कई सारी सेवाएं लेकर आते रहते हैं जो कि विधि से संबंधित होती हैं। जैसे कि हो गया एफिडेविट बनवाना, आपका कोई केस है, आप दुनिया के आप भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो आपका कोई भी केस है तो उसका पूरी बात सुनना एवं उसका हल आपको देना डिजिटल माध्यम से, या फिर आपका कोई केस है वो आप हमको देना चाहते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट का कोई केस है तो हम वहाँ आपके लिए लॉयर भी उपलब्ध करा देते हैं। और कोई लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवानी है तो वो भी काम हमारे द्वारा किया जाता है। दोस्तों, तो ज़रूर अगर आपका कोई भी काम हो तो आप ये नहीं सोचें कि डिजिटली वो आदमी कैसे करेगा। हमारा डिपार्टमेंट लीगल वर्क्स डिपार्टमेंट इसीलिए बना ही हुआ है ताकि आप लोगों को आसानी हो, घर से ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, भागना ना पड़े। इसीलिए आप सभी का काम करने के लिए हम यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ज़रूर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप अपनी हमसे क्वेरी रखिए और आपका सवाल का जवाब आपको भली भांति आपको पूर्ण रूप से दिया जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि जब भी कोई एक अपराध होता है तो उसमें हम लोग हमेशा सुनते हैं कि एफआईआर हो जाती है। तो ये एफआईआर आखिर होती क्या है और एफआईआर के मायने क्या हैं, एफआईआर की डिटेल्स क्या होती हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों चलिए तब शुरू करते हैं। दोस्तों, एफआईआर जो होता है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 154 में डिफाइंड है। सेक्शन 154 क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना हुई हो जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब जिसकी घटना जिसकी जो सज़ा है वो 2 साल से ऊपर है। कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि कोई भी ऐसा क्राइम हुआ है जिसकी सज़ा है जो 2 साल से ऊपर की है, तो उस घटना की रिपोर्ट अगर कोई आदमी पुलिस ऑफिसर को करता है, या तो वो मौखिक रूप से करता है या फिर लिखित रूप से करता है, तो पुलिस ऑफिसर उस घटना को लिखने के लिए बाध्य है। ठीक है। और जैसे ही आप उस इंफॉर्मेशन को पुलिस में लिखवाते हैं और पुलिस वाले उसको दोस्तों एफआईआर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स का मतलब है कि आपने अपराध का संज्ञान लिया और उसको पुलिस वालों को सबसे पहले आपने सूचित किया कि यह अपराध हमारे आसपास या हमसे संबंधित लोगों के पास हुआ है। ठीक है। तो ये पहली इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि यहीं से क्राइम की स्टार्टिंग होती है, क्राइम की रिपोर्टिंग स्टार्ट होती है स्टेट के लिए, ताकि स्टेट जो है उसको देख सके, उससे लोगों का और आसपास लोगों का बचाव कर सके, उससे जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा जा सके। सारी चीज़ें वहीं से प्रक्रिया शुरू होती है जब आप एफआईआर लॉन्च करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप एफआईआर लॉन्च कर देते हैं, एफआईआर आपकी लिख जाती है, उसमें कंटेंट्स होते हैं एफआईआर में, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक उनके पास डायरी होती है पुलिस वालों के पास, एफआईआर डायरी। तो एफआईआर डायरी में क्या होता है कि वो लोग आपका साइन भी लेते हैं। फिर जैसे ही आपका एफआईआर लिख जाएगा तो वहाँ पर एक लाइन लिख दिया जाएगा कि इस दिन ये एफआईआर लिखा गया इस चीज़ पे, और वहाँ पर आपका साइन, इंफॉर्मेट सूचक जो भी होगा उसका साइन वहाँ पर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब सेक्शन 154 ये भी कहता है कि अगर कोई रेप पीड़िता है, ठीक है, तो उसका एफआईआर जो है जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर जाके पुलिस ऑफिसर लेगा। ठीक है। अब एक प्रावधान इसमें ये भी है कि जो एफआईआर की कॉपी होती है वो जो इन्फॉर्मेंट, जो सूचक होता है, जो जाता है इंफॉर्मेशन देने, उसको एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर उसको दी जाती है दोस्तों। ठीक है। और इसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि अगर आपका एफआईआर नहीं लिखा जाता है तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, भाई एफआईआर
थाना अधिकारी लिखते हैं इंस्पेक्टर लेवल के, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है डिस्ट्रिक्ट में वो एक होता है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट उसको आप वहाँ पर अपना एप्लीकेशन देकर, अगर कोई आपका एफआईआर नहीं लिखता है तो वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं कि देखिए हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और अपराध हुआ है तो संज्ञान में लिया जाए। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर उसको लगता है ऐसा कि हाँ अपराध हुआ है, तो वो कह सकता है स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज को कि आप फलाने केस में एफआईआर लिखिए, तभी आपकी एफआईआर जरूर लिखी जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गई किताबी बात, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये होता है कि एफआईआर बिना कंप्लेंट के नहीं लिखी जाती है, नॉर्मली ये होता है। या फिर ऐसा होता है कि पहले केस में आपको बता देता हूँ कि एफआईआर बिना कंप्लेंट के नहीं लिखी जाती। कंप्लेंट मतलब कि आपके साथ कोई, आपके आसपास कोई अपराध हुआ और उस अपराध की रिपोर्ट आप पुलिस को करना चाहते हैं, तो आपको एक लिखित में एक कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी, एप्लीकेशन टाइप में एक कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। उसमें सब कुछ ब्यौरा देना पड़ेगा कि ये अपराध यहाँ ऐसे मेरे सामने हुआ या मेरे आसपास हुआ, सब कुछ उसमें बताना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको एप्लीकेशन को आप जो है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास ले जाएंगे, तैसे ही वो एप्लीकेशन देखेगा और फिर उसके बाद वो आपसे पूछताछ करेगा और फिर वहाँ पे एफआईआर ऑफिशियल रूप से लिखी जाएगी। दोस्तों एफआईआर ऐसे नहीं लिख ली जाती है, बहुत ही संगीन डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए उसको बहुत ही सावधानी बरत कर लिखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि पुलिस वालों को लगता है कि इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं हुआ है, उनको शंका रहती है कि ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो वो करते हैं क्या है कि पहले वो जाकर देखते हैं वहाँ पर कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो वहाँ पर देख कर अगर उनको पता चलता है कि हुई है, तो फिर वो वापस आकर अपना जो एफआईआर है उसको एफआईआर के फॉर्म में सूचक के माध्यम से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एफआईआर की प्रक्रिया होती है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो आपका BNSS है, मतलब कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि 1 जुलाई से लग चुका है और CRPC जो है वो खत्म हो चुका है, तो उसमें सेक्शन 173 में एफआईआर दिया हुआ है और एफआईआर की यही डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अब आप एफआईआर लॉन्च करवा सकते हैं, ठीक है। और उसमें ये भी लिखा हुआ है अलग से कि मतलब कि ये इन्वेस्टिगेशन वाली बात की प्रायर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है, उसके बाद एफआईआर लिख सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो अगला पार्ट है वो है कि एफआईआर में कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कि एफआईआर में होता क्या क्या है, बेसिकली आपको वो लिखवाता क्या क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो पहला होता है भाई, ऊपर एफआईआर, उसका पन्ने में ऊपर एफआईआर लिखा रहता है। अब मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट है भाई, ऐसे नहीं दिखाया जा सकता है पब्लिक पोर्टल पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके नीचे अंडर सेक्शन अब तो 173 CRPC में लिखा जाएगा, ठीक है। वो BNSS में पहला इसमें होता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में लिखा गया है एफआईआर, ठीक है। मतलब कि कौन से थाने में लिखा गया है एफआईआर, तो डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, थाना होगा। डिस्ट्रिक्ट में कई सारे थाने होते हैं पुलिस के, तो वो पुलिस थाना का नाम होगा उसमें, ठीक है। और ईयर लिखा जाएगा उसमें, डेट एंड टाइम लिखा जाएगा और साल लिखा जाएगा कि इस साल में इस तारीख को इस दिन को ये एफआईआर लिखी गई है दोस्तों, ठीक है। और उसमें एफआईआर नंबर भी होगा एक, जो कि हर एक एफआईआर कॉपी में लिखा रहता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा कि कौन कौन से एक्ट लगे हुए हैं इसमें, कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत इसमें अपराध किया गया है, पुलिस वाले को बताया जाता है। पुलिस वाला पढ़ा लिखा होता है इतने कि वो जानता है कि ये धाराओं से अपराध हुआ होगा, जो भी मुझे अब बताया आप लोगों ने, मतलब सूचक ने जब भी बताया तो उसको पता होता है कि ये धारा लगती है, तो वो टेंटेटिवली धारा लगा देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 सेक्शन 323 की धारा लग गई, ठीक है, सेक्शन 302 की धारा लग गई, 308 की धारा लग गई, ऐसे धाराएं लगा देता है वो। मतलब कि प्राइमरली होती है धाराएं कि ये अभी फिक्स नहीं है, चार्ज बनते वक्त अलग भी हो सकता है, लेकिन जो उसको मोटा मोटा पता रहता है वो लगा देता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है कि जो ऑफेंस है वो घटना कब हुई है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि जो घटना है वो ऑकरेंस ऑफ ऑफेंस कब हुआ है, ठीक है। अब उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन रहती है, दिन, पहला दिन किस दिन ऑफेंस हुआ है, समय की अवधि क्या, कौन से पहर में ऑफेंस हुआ है, डेट, तारीख, टाइम, किस समय से किस समय तक हुआ है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये भी होता है कि इंफॉर्मेशन
रिसीव्ड एट पुलिस थाना, जौन से पुलिस थाना में इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है उसका भी जो है समय, दिनांक, थाना, सब वो क्या बोलते हैं, डेट, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। जनरल डायरी रेफरेंस होता है कि जनरल डायरी में भी ये लोग लिखते हैं कि ये ऑफिस लिखा गया हो गया है, तो उसमें भी एंट्री नंबर उसका भी रहता है और डेट एंड टाइम उसमें भी लिखा जाता है। ठीक है। चौथे नंबर पर होता है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कैसी है, इंफॉर्मेशन ओरल है या लिखित है, वो भी लिखा जाता है। तो मामूली तौर पर लिखित इंफॉर्मेशन रहती है दोस्तों। ठीक है। तो और पांचवें नंबर पर होता है प्लेस ऑफ ऑकरेंस, मतलब कि घटना स्थल का क्या है। ठीक है। घटना स्थल से संबंधित है कि पुलिस स्टेशन से उस घटना स्थल जहां पर ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये हुई है, वहां से कितनी दूर पर है, पुलिस स्टेशन से वो घटना स्थल कितनी दूर पर है, घटना स्थल का पूरा पता। और घटना स्थल यदि यदि पुलिस स्टेशन के बाहर है तो उसमें उसका पुलिस स्टेशन का नाम जो कि नियरेस्ट है और उसका स्टेट। ठीक है, ये चीज लिखी जाती है। अब दोस्तों छठवें नंबर पर लिखा जाता है कंप्लेनेंट, जो कि कंप्लेन करने आया है, सूचक, इंफॉर्मेंट, कंप्लेनेंट की इंफॉर्मेंट की पूरी डिटेल्स उसमें लिखी जाती है दोस्तों। उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका अगर आधार कार्ड नंबर है तो वो भी सब कुछ उसमें लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसकी राष्ट्रीयता लिखी जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। इनफैक्ट उसका एड्रेस लिखा जाता है, एड्रेस उसमें वर्तमान पता, स्थायी पता, उसमें सब कुछ लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है, उसका व्यवसाय भी उसमें लिखा जाता है, उसका फ़ोन नंबर भी उसमें लिखा जाता है। ठीक है। सातवें नंबर पर उसमें लिखा जाता है कि वो किन किन लोगों को अभियुक्त बता रहा है अपने FIR में कि इन इन लोगों ने अपराध किया है। ठीक है, उसमें वो लिखता है। जैसे मान नहीं, उसको नहीं पता किसने ऑफेंस किया तो अज्ञात लिख लिया जाता है, या पता है तो उसको एक्यूज का नाम सुशील, या फिर मान लीजिए रीमा, या फिर मान लीजिए सुरेश, या फिर मान लीजिए कोई भी मान लीजिए ऐसा नाम उसको लिख दिया जाता है। फिर उनका रिलेटिव्स का नाम भी उनको लिखा जाता है, जिसके बताता है नाम उसको पता होता है तो उनके रिलेटिव्स का भी नाम लिखवाता है और उनका एड्रेस भी लिखवाता है कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं। ठीक है। आठवें नंबर पर होता है कि अगर रिपोर्टिंग में डिले हुआ है, जैसे मान लीजिए आज अपराध हो गया और हम एक हफ्ते बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वो डिले क्यों हुआ है रिपोर्टिंग में, क्यों जो है इतनी देरी लगी है रिपोर्ट करने में, ये भी उसमें बताया जाता है। ठीक है। 90 में लिखा जाता है कि संबंधित संपत्ति का विवरण, मतलब कि संपत्ति जो है क्या क्या इन्वॉल्व है, जैसे चोरी में, डकैती में, ठीक है, बंदूकें इन्वॉल्व हैं, या फिर सोना चांदी जेवरात, प्रॉपर्टी पेपर्स कुछ भी इन्वॉल्व है, तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। उसका प्रॉपर्टी टाइप, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ उसमें लिखा जाता है। टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आता है फिर 10 नंबर पे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी। ठीक है, अगर चोरी का मुकदमा या फिर ऐसा कुछ तो। ठीक है। अब उसके बाद होता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट। इंक्वेस्ट रिपोर्ट मतलब मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट बनाता है कौन, मतलब कि ऑफेंस होने के बाद बनाता है आपका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, वो बनाता है। ठीक है। तो उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है तो उसको भी लिखा जाता है, लेकिन इंक्वेस्ट रिपोर्ट नॉर्मली शुरुआत में मिलती नहीं है तो वो लिखी नहीं जाती है। ठीक है। 12वें नंबर का पॉइंट सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है दोस्तों, प्रथम सूचना तथ्य, मतलब कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कंटेंट। जो इन्फॉर्मेशन पहले वो आदमी बोल रहा है, लिख रहा है, उसको पूरा हावलिया तौर पर उतार दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि मेरा मतलब ये है कि जैसे कि हो गई चोरी घटना गाँव में, लिखा जाएगा कि मैं आज यहाँ पर थाने में यह लिखवाने आया हूँ, या और यह लिखवा रहा हूँ कि मेरे घर के बगल वाले घर में जहाँ पर ये रहती हैं, उनका बच्चा रहता है, उनके साथ उनके उनके घर में घुसकर रात को इतने बजे चोरी करने की आवाज़ सुनाई पड़ी और मुझे यह पता चला कि कोई आया है चोरी। फिर सुबह जगा तो देखा कि उन लोगों की साथ जो है वो लोग घायल अवस्था में पड़े थे और उनके घर का सारा सामान गायब था, इसलिए ये सब दृश्य देखकर मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखाने आया हूँ। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको लिखवानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें सब कुछ बहुत डिटेल लिखवाया है, सब कुछ डिटेल जितना आपको पता होता है उसने आपको लिखवाना है। ठीक है। 13वें नंबर पर होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। ठीक है। एक्शन टेकन मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने FIR लिखने पे क्या किया, ठीक है, जानने पे क्या किया,
उसमें देखो वो रजिस्टर करेगा पहले तो, ठीक है, और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफिसर डिसाइड करेगा किसको इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको इन्वेस्टिगेशन सौंप देगा, ठीक है, या फिर रिफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो यही ऑप्शन होते हैं उसमें। अब दोस्तों अगला जो होता है 14वें नंबर का पॉइंट होता है वो है सिग्नेचर और थंब ऑफ द कंप्लेनेंट। जो सूचक होता है उसका सिग्नेचर और थंब लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। 15वें नंबर पर डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच टू द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट को जिस दिन ये एफआईआर भेज दी जाती है उस दिन का वो लिख दिया जाता है। और नीचे साइन होता है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज का साइन होता है यहाँ पर, जो रिपोर्ट लिखता है, और सील होती है थाने की, जो थाना में रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया एफआईआर का ब्यौरा दोस्तों, जो कि नॉर्मली एफआईआर ऐसे ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि एफआईआर से संबंधित मैं आपको अगर बताऊं तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी आसपास घटना होती है जिसका आप एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, तो पहले आप लॉयर को कंसल्ट कर लें, क्योंकि लॉयरों को ये पता होता है कि आगे यह केस कैसे जाने वाला है, ठीक है। और आप उसमें जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं, या आपके संबंधित कोई भी पार्टी है उसका क्या हित है, उस हिसाब से लॉयर को ये चीज़ पता होती है कि एफआईआर में पुलिस वाले कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो वैसे ही वो आपका जो कंप्लेंट है वैसे वो बना के आपको दे देंगे, और बस आपको वहाँ जाके बोल देना है, तभी आपका एफआईआर आसानी जो है लिख लिया जाएगा दोस्तों। ये कुछ प्रक्रिया आपको आसान कर देती है आपका एफआईआर लिखना। तो आप ज़रूर किसी लॉयर को कंसल्ट कर लें, तभी एफआईआर लिखवाएं। और दोस्तों इस पेज में मेरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आता है कि आपके आसपास कोई लॉयर नहीं है, तो आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको एक लॉयर दे देंगे, आप उसके माध्यम से जाके अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो कि मैंने एफआईआर से संबंधित आपको देनी चाहिए। और अगर आप एक सजग नागरिक हैं, आपके आसपास कोई भी अपराध होता है, तो ज़रूर आप उसका एफआईआर लिखवाएं, ठीक है, और देश हित में काम करें दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हम ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और विधिक सहायता चाहिए तो हमको ज़रूर बताएं, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।